हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑनलाइन सेशन ऑफ मनोलॉ क्लासेस। आई एम डॉक्टर दिनेश कुमार और आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज। अब हम चलते हैं अपनी लीगल न्यूज पर। पहली लीगल न्यूज है हमारी, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज एनएचआरसी चेयरपर्सन। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। अब हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज दिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया था। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है? ये एक ट्रीटी है जिसको 1948 में और पर्टिकुलरली 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था। इसका पर्पज ये क्या था? इसका पर्पज ये था कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स ग्लोबल लेवल पर सभी लोगों को मिलने चाहिए। यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके पास कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज। दीज आर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो 1948 में एक ये ट्रीटी बनी और एक डिक्लेरेशन साइन की गई बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, और इंडिया भी इसका एक मेंबर बना। और जब इंडिया इसका एक मेंबर बना तो इंडिया के पार्ट पर एक लीगल ऑब्लिगेशन आया कि इंडिया को भी अपने देश में जो भी उसके सिटीजन्स हैं या नॉन सिटीजन्स हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको ह्यूमन राइट एंश्योर करने हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए अवेलेबल होते हैं। इसी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इंडिया ने 1993 में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को पास किया। इस ह्यूमन राइट एक्ट के अनुसार एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है हर स्टेट में, और पूरे देश का होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, पहले इसका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही हो सकते थे, लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक चेंज लाया गया कि अब इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हो सकते हैं। तो एक तो मेजर चेंज ये है। दूसरा चेंज ये है कि पहले चेयरपर्सन की जो ड्यूरेशन होती थी वो 5 साल की होती थी और अब इसकी ड्यूरेशन को 3 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ह्यूमन राइट कमीशन काम कैसे करता है। तो अब अगर किसी पर्सन के ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो वो पर्सन पहले उसकी शिकायत करता है, और शिकायत करता है तो अब अगर उस पर्टिकुलर फॉरम पर, जनरली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पाए जाते हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका जो शिकायत है उसका डिस्पोज ऑफ नहीं होती है या शिकायत के संबंध में प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर वो उसकी अपील करता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। और अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है या उसको जस्टिस नहीं मिलता है, तो फिर वो अपील करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। और यहाँ के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डिसीजन के खिलाफ जो अपील जाएगी वो सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब अब हम समझ लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, वर्क एफिशिएंसी क्या है। तो देखिए, वर्क एफिशिएंसी इसकी ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने बनाया तो हुआ है, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि इसके पास अपनी इन्वेस्टिगेटिव विंग्स नहीं है, क्योंकि जब भी किसी पर्सन के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो पहले इस बात की जांच होगी, पहले इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बिना जांच के हम किसी भी दूसरे पर्सन को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास अपनी कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिव विंग्स नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करती है। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि जनरली जो हमारे देश में पुलिस है उसको ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। तो अब अगर पुलिस ने ही खुद ह्यूमन राइट के वायलेशन को किया है या किसी पर्सन के ह्यूमन राइट को वायलेट किया है, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस जो है एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके पास पनिशमेंट देने की पावर नहीं है। तो अगर किसी कोई पर्सन इस बात से इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि इस पर्सन ने इस पर्सन के ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है, तो ये केवल पनिशमेंट की रिकमेंडेशन दे सकता है।
और इसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन का, तो इसमें यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी होती है जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और ये होते हैं लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ये सभी लोग मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं, तब ऐसे पर्सन को, जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी न्यूज पर। ये हमने आपको बता दिया क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। अब आते हैं दूसरी न्यूज पर। दूसरी न्यूज है हमारी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो हमारी प्रिजन है, तो प्रिजन में जो प्रिजन के जो मैनुअल्स हैं, यानी कि प्रिजन के जो रूल्स हैं, उन रूल्स में पहले से ये बात रखी हुई थी कि जो सीवेज की सफाई का काम है वो जनरली एससी कास्ट के लोग ही करेंगे। लेकिन जब इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो मतलब अगर सीवेज की सफाई है या सेप्टिक टैंक की सफाई है, तो वहां पर ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है कि उस काम को केवल एससी जाति के लोग ही करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये उस कंसर्न पर्सन के आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। अगर हम 14 की बात करें, 14 का वायलेशन कैसे है, तो 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक काम के लिए आप एक ही जाति के लोगों को लगा रहे हैं, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाएगा। सिमिलरली जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि स्टेट 7 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर रिलीजन और कास्ट दोनों चीजें आ जाती हैं। और आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो वो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जिसमें आता है राइट टू डिग्निटी और राइट टू रेपुटेशन। तो अब अगर किसी पर्सन से या किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों से ही सेप्टिक टैंक की सफाई कराई जा रही है, सीवेज की सफाई कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो आर्टिकल 21 है वो भी वायलेशन, उसका भी वायलेशन होता है। अब इसीलिए एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, किसमें? द मॉडल प्रिजन्स एंड द करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में, और सेक्शन 55A है। और ये सेक्शन 55A कहता है कि आप कास्ट के बेसिस पर जो भी प्रिजन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है वो आप नहीं करेंगे, यानी कि प्रिजन के सभी कामों को सभी कास्ट के लोग करेंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर को डिफाइन किया गया है। अब ये हैबिचुअल ऑफेंडर क्या है? तो हैबिचुअल ऑफेंडर की डेफिनेशन में वो लोग फॉल करेंगे जिस पर्सन ने 5 साल में कोई 2 डिफरेंट तरह के ऑफेंस करे हैं। तो अगर कोई पर्सन 5 साल में 2 डिफरेंट तरह के ऑफेंस कर देता है और इस 5 साल के समय में वो समय काउंट नहीं किया जाएगा जिस समय के में कि वो जेल में रहा, तो ऐसे पर्सन को हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा और उसके साथ फिर उस तरह का ट्रीटमेंट ही किया जाएगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज द गवर्नमेंट स्क्रैप नो डिटेंशन पॉलिसी। तो देखिए हमारे देश में जो एक कानून है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका जेनेसिस कहां से होता है। तो एक केस था, केस का नाम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन दिए गए हैं 21A में कि हर पर्सन के पास, हर बच्चे के पास जिसकी एज 6 से 14 साल के बीच में है, उसके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट होगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है मींस आर्टिकल 21, इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। अब ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है और ये बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन की, यानी कि ऐसे चाइल्ड की एजुकेशन की बात करता है जिसकी एज 6 से 14 के बीच में है। अब ये जो कानून इंप्लीमेंट होता है कैसे होता है? ये लागू होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार। अब ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009
ये बात करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पर एजुकेशन पे कानून बनाने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। अब ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है इसको स्क्रैप किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये लागू होगी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल पर ही। तो अराउंड 3000 स्कूल इसमें फॉल करेंगे और 3000 स्कूल में अगर कोई बच्चा पर्टिकुलर एग्जाम को पास नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल फिफ्थ क्लास के एग्जाम्पल को सॉरी फॉर एग्जांपल फिफ्थ क्लास के एग्जाम को वो पास नहीं कर पाता है, तो उसे 2 महीने बाद एक दूसरा चांस दिया जाएगा। और यहाँ पर कंसर्न टीचर के पार्ट पर ये ड्यूटी होगी कि वो उसको प्रमोट करे, उसकी हेल्प करे उसको एग्जाम को पास करने में। अगर वो सेकंड अटेम्प्ट में भी पास नहीं कर पाता है तो फिर वो उसी साल उसी अपनी क्लास में रहेगा और फिर उसको 1 साल उस क्लास में रहकर फिर वो एग्जाम को पास करेगा। अब इस जो पॉलिसी है कुछ स्टेट गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। और ये उनका कहना यह है कि ये जो है जो ड्रॉप आउट रेट है उसको बढ़ाएगा। बेसिकली इस पॉलिसी को लाने का जो पर्पस था, पहले जो आई थी कि भाई किसी को रोकना नहीं है क्लास में और सबको ऑटोमेटिकली प्रमोट करना है, उसका पर्पस ये था कि हमारे देश में जो एजुकेशन है उसका लेवल काफी कम है और अगर कोई बच्चा इस एलिमेंट्री एजुकेशन में ही फेल हो जाता है तो जनरली वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए बच्चों को इस पॉलिसी को लाया गया था, लेकिन अब इस पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। अब भारत पोर्टल अ न्यू एरा इन क्राइम फाइटिंग। तो ये भारत पोर्टल जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया है और इसको बनाया है सीबीआई ने, मीन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। अब इसका पर्पज क्या है? तो देखिए क्या है कि जो क्राइम है उसको रोकना स्टेट की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल करता है। और अब से पहले क्या होता था कि किसी भी अपराधी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से अपराधी बचकर भाग जाते थे। लेकिन भारत पोर्टल के द्वारा उस अपराधी की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन सारी पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। मतलब इसमें स्टेट पुलिस भी शामिल होगी और जो सेंट्रल पुलिस मींस दिल्ली पुलिस, सीबीआई और जो अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी इसका पार्ट होगी। साथ ही साथ जो इंटरपोल है वो भी इसका एक पार्ट बनाया गया है। तो इससे क्या होगा कि जब किसी भी अपराधी की रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो अपराधी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि वो बच के निकल जाए। और अगर अपराधी को टाइमली पकड़ लिया जाएगा तो इससे हमारे देश में होने वाले अपराध में भी कमी आएगी और अपराधी को पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सो दिस इज द वेरी गुड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अगर हम सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई को 1963 में बनाया गया था। और सीबीआई कौन से एक्ट के द्वारा ऑपरेट होती है? तो ये एक्ट है द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो सीबीआई जो है इसके द्वारा गवर्न होती है। और सीबीआई जो है हमारी वो एक नोडल एजेंसी की तरह भी काम करती है। किसके लिए? इंटरपोल के लिए। Now we come to the next information. Ministry of Home Affairs direct state to implement section 479 of the BNSS। तो देखिए क्या है कि जो सेक्शन 479 है वो क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। पहले अब देखते हैं हम कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कहता है हर किसी के पास, हर पर्सन के पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार होता है। अब ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में फॉल करता है राइट टू स्पीडी ट्रायल। राइट टू स्पीडी ट्रायल का मतलब यह है कि अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस करा है तो यहाँ पर उस पर्सन ने ऑफेंस कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को टाइमली उसको कन्विक्ट करे और कन्विक्ट करने के बाद अगर उसने अपराध किया है तो उसको जेल भेजे और उसको सजा पूरी कराए, और उसने अपराध नहीं किया है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन होता क्या है, हमारे देश में नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है और नंबर ऑफ अपराधी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जो ट्रायल है वो बहुत लंबा चलता है। अब इसमें ट्रायल में क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे अपराधी हैं उनका ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ है, या जो एक्यूज्ड पर्सन है उनका ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ है, या कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर ट्रायल भी पूरा हो गया है तो उनको किसी ने बताया ही नहीं है और वो अभी भी सजा जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है उससे कहीं ज्यादा सजा वो ऑलरेडी काट चुके हैं और अभी भी वो जेल में ही है।
तो इससे क्या होता है कि एक तो उन लोगों के राइट का वायलेशन होता है, दूसरा इफेक्ट ये होता है कि देखिए जो जेल में जो भी अपराधी रहते हैं उनको सब खाना पीने का जो भी व्यवस्था है वो हमारी सरकारें करती हैं, तो वो जो टैक्स पेयर का अमाउंट है वो उन पे खर्च होता है। देखिए हम सभी लोग जो कि टैक्स पेयर हैं, हम वो पैसा किस लिए देते हैं? हम वो पैसा इसलिए टैक्स के रूप में देते हैं कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब वो पैसा, उस पैसे पर जो क्रिमिनल हैं वो लोग खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के डेवलपमेंट के लिए भी नुकसानदायक है या हानिकारक है। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर अगर कोई पर्सन जेल में है और वो आराम से खाना खा रहा है या जो उसकी बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि वो फिर देश में क्राइम करेगा और इससे हमारे देश का क्राइम रेट काफी बढ़ेगा। अब इसका पर्पज क्या है? इट अलाउज फॉर द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल बेस्ड ऑन द टाइम सर्व। तो मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन ने द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एलिजिबल फॉर द बॉन्ड रिलीज आफ्टर सर्विंग 1/3 ऑफ देयर मैक्सिमम सेंटेंस, मींस अगर किसी अपराधी ने पहली बार अपराध करा है तो उसको बॉन्ड पर ही रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर उसने जो भी अपराध किया है उसकी मैक्सिमम सजा का 1/3 सजा उसने काट ली है जेल में, तो ऐसे अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पर्सन में, यानी कि किसी और अपराधी ने अपने ऑफेंस की आधी सजा काट दी है, तो यहाँ पर बेल देना उसको मैंडेटरी है। अब अगर हम बेल को समझते हैं, देखिए बेल जो है वो जनरली 3 तरह की होती हैं। पहली होती है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि ये बेल पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ही दी जाती है, और ये बेल देने का अधिकार जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास है। दूसरी होती है हमारी रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब है कि भाई एक बार पर्सन को छोड़ दिया तो फिर वो जब तक उसका कन्विक्शन नहीं होगा वो बेल पर ही रहेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर ऑफेंसेस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस करा है तो बेल लेना उसका कानूनी अधिकार है और कोर्ट उसको बेल देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है तो बेल लेना उसका कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि वो ऑनरेबल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि उसको बेल देनी है या नहीं देनी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 436 ए ऑफ द सीआरपीसी, पुरानी सीआरपीसी का सेक्शन और 436 ये कहता है कि भाई अगर किसी पर्सन ने अपने अपराध की आधी सजा काट ली है, यानी कि जो भी उसको सजा मिलती उसकी आधी सजा उसने ऑलरेडी काट ली है, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में उसको बेल 100% दी जाएगी। उसी तरह की प्रोविजन ये सेक्शन 479 बीएनएसएस का करता है या उसी तरह की बात करता है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केस समझते हैं। तो पहला हमारा केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया था, और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज छपी थी कि भाई बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिन्होंने अपनी अपराध से ज्यादा सजा को ऑलरेडी जेल में काट लिया है, लेकिन अभी भी उनके केस चल रहे हैं। तो ऐसे मामलों का कॉग्निजेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और तब स्टेट गवर्नमेंट बिहार को जो है ये ऑर्डर दिया था कि ऐसे सभी अंडर ट्रायल को आइडेंटिफाई करो कि जिन्होंने अपने अपराध से ज्यादा सजा काट ली है और उनको रिलीज करो। दूसरा केस इस पे ये है कि आर डी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर स्ट्रेस दिया था कि जो जेल है, जेल में अपराधियों के साथ एक ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी कि नो डाउट उन्होंने ऑफेंस किया है, बट फिर भी वो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनके साथ कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, और इस तरह के जो है केसेस नहीं होने चाहिए जिस तरह की कस्टोडियल टॉर्चर होना या कस्टोडियल डेथ होना। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के और जो प्रिजनर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी। तीसरा हमारा केस है भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिन जिन पर्सनों ने आधी सजा अपनी काट ली है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया सेक्शन 430 ए ऑफ सीआरपीसी, उनको रिलीज करना मैंडेटरी है, और ये जेल प्रशासन के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो ऐसे पर्सनों को आइडेंटिफाई करे और उनको रिलीज करे। So, dear students, I have discussed all the important news of January 2025. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.